नाउ आज हम करेंगे सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को करने से ही आपके जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मेनली प्रॉब्लम रहती हैं वो सारी दूर होंगी आपकी। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, नाउ इसमें है क्या क्या, इसमें मेनली ये चार चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है कोवलेंट बॉन्ड की, ये सब देखेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, कौन कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन इंटरमीडिएट कंपाउंड है हमारे, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज लविंग। एंड इलेक्ट्रॉनिक रिच होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिच होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव ज्यादा होगा, वही तो पॉजिटिव के पास जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो किसके पास जाएगा, आपका जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ फिर, न्यूक्लियोफाइल हुआ जो पॉजिटिव चार्ज लविंग है। क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, एक्सेस में मिलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आपके दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, और आपका Cn नेगेटिव, ठीक है, OR नेगेटिव, ठीक है, और आपका जो है I नेगेटिव। तो ये सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन करते हो तो जैसे ये लिखते हो आप ROH लिखते हो, ठीक है, या ROR लिखते हो, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऐसा ही ये ROH जो है नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे NH3, लेकिन इसके पास क्या पड़े होंगे, एक्सेस में लोन पेयर पड़े होंगे। तो लोन पेयर क्या होते हैं सब, अब ये जानना जरूरी है। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो जैसे वाटर हो गया बेटा H2O। अब वाटर का मैं बना के दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको वाटर। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ये हाइड्रोजन ऐसे अटैच होते हैं। ये चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं इस टाइप से। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये क्या होते हैं, आपके लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्या आपके बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। अब आ जाते हैं, इसके पास क्या पड़े हुए हैं भाई, एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और कौन सा न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, Cn नेगेटिव तो हो चुका है, ROH नेगेटिव, ये देखो सॉरी ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर की तरह ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इतना ही काफी है, वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी अमीन भी ले सकते हो आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में, ये प्राइमरी अमीन भी हो गया। सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। सेकेंडरी अमीन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अगर जो 2 कार्बन से अटैच हो तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, H हो गया यहाँ पे, ये सेकेंडरी अमीनो। तो इनके पास क्या है बेटा, ये एक्सेस में लोन पेयर पड़े हुए हैं, इसीलिए क्या हो गया आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक्सेस में इलेक्ट्रॉन रिच है ये, इसलिए क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो ये डेफिनेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की, जो नेगेटिव चार्ज लविंग होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के आपके, 2 टाइप के। एक तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जिसपे जो है कोई चार्ज नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब एक्सेस में लोन पेयर पड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये था न्यूक्लियोफाइल। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है
इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, और फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। और इसकी एक और बात होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। भाई इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास कमी होगी। जिसके पास कोई चीज की कमी होती है वही तो दूसरे के पास जाता है। ठीक है, जैसे पैसे की कमी जिसके पास है तो वो इनकम कमाने के लिए दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये कहाँ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ में आया? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन, तो ये दो टाइप के हो गए बेटा, एक तो पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। एक तो पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी कार्बोकेटाइन हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ले लो, ये भी क्या है आपके, ये CH3 ले लो, CH3 ले लो, तो ये क्या है, सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिसपे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन कौन हो सकते हैं भाई, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये भी क्या है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है वो चीज जानना जरूरी है। ठीक है, वो चीज समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है। कहां पे समझाएं आपको, यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे देखना बेटा, बोरोन है, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। 3 होता है, तो ये 3 के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा भाई, 3 होगा वैलेंसी। वैलेंसी 3 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट्स अ डेफिशिएंट बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये डेफिशिएंट है। ठीक है, डेफिशिएंट है तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो लेविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वो लेविस एसिड होते हैं। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी आपको। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो लेविस बेस होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो ये हैं ये आपके लेविस बेस हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, और एग्जांपल लें तो AlCl3 एनहाइड्रस लिख देना यहाँ पे एनहाइड्रस। ऐसे ही एनहाइड्रस BeCl2 एनहाइड्रस आपका FeCl2। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है, एनहाइड्रस क्यों लिख रहा हूं इनके साथ, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके इसमें एटमॉस्फेयर में होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनको एनहाइड्रस करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द फिशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो आई थिंक सो ये आ गया होगा समझ में। अगर जो कुछ बातें रह जाती है तो मेरे को बताना कमेंट सेशन में। ठीक है, क्या रह गया और कोई दिक्कत हो तो वो भी बताना मेरे को कमेंट सेशन में। ठीक है, अपनी तरफ से हमने बता दिया है सारा। तो अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद आपको ये नेक्स्ट टॉपिक करवाते हैं। दिस इज द फिशन ऑफ बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड का फिशन किस तरीके से होता है, मेनली हम देखो, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी अबाउट द कार्बन होता है। और कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसका फिशन कैसे कैसे होता है, यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड का फिशन बेटा 2 तरीके से होता है। सबसे पहले होता है होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। अब ये होमो का मतलब समझिए, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, और लाइटिक का मतलब होता है क्लीवेज। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। डिफरेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसका मतलब लाइटिक का मतलब होता है क्लीवेज, फिशन का मतलब तोड़ना। ठीक है, फिशन का मतलब तोड़ना है। अब देखो ध्यान से क्या चीज है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे H है और H है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी। क्या है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम। अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये सेम पावर से एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाएगा। जब ये ऐसे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं बेटा। ये कब होता है, जब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली क्या होता है, सेम होता है, तब ये फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बन गए।
फिर आता है हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है बेटा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा भाई, खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। मतलब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये डेवलप हो जाएगा, इनके ऊपर चार्जेस ये, ठीक है, ठीक है, पार्सली नेगेटिव और पार्सली पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोलाइटिक फिशन बोलेंगे। इस टाइप के फिशन को क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक फिशन, अलग अलग हो गए। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल बनते हैं। हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या बनते हैं, ये आपके पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव चार्ज आयंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक काम और करना बेटा, जो हमने पीछे आपको ये फ्लो चार्ट जब बनाया था तो उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, अदरवाइज दिक्कत बनेगी। इनके स्क्रीनशॉट हम फ्लो चार्ट से ही पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बना के, और ये चीजें मेरे साथ साथ लिखते रहना। और जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, सेम जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है इनके अंदर, जो भी जिसमें भी होमोलाइटिक होगा, ठीक है। और हेट्रोलाइटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, एक ही ले जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या है डेफिनेशन, ये अपने वर्ड्स में लिखते जाना, साथ के साथ डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन लिखने में काफी टाइम खराब होता है। आप जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए फ्लो चार्ट बना के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है कोवलेंट बॉन्ड का, वो चीज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अप टू द 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, जो ये पाई बॉन्ड्स होते हैं इनका शिफ्टिंग होता है अप टू द 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम तक। जैसे ये Cl है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां तक का ये मान लो 4 कार्बन, आगे भी कोई चेन मान सकते हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन 3 कार्बन तक ही होगा। अब मैंने बताया था इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेंगे, यहां से विड्रॉ कर लिया भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसने खींच लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कहां तक काम कर पाएगा, इस कार्बन तक, इससे आगे ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप क्या कहोगे इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अप टू द 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इसका डेफिनेशन था, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अप टू द 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ा होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस पे पार्सली पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ हमारा, -I इफेक्ट हुआ। कौन सा इफेक्ट हुआ, -I इफेक्ट हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, -I इफेक्ट। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर जो इस कार्बन पे क्या होगा भाई, यहां से इस कार्बन से कौन जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या करेगा भाई, अप टू द 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम तक देगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, पार्सली नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे कार्बन के ऊपर। तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव आई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स up to the 3 number of carbon atom, that is the positive I effect. Displacement of covalent bond electrons up to the 3 number of carbon atom due to electron withdrawing group, that is the negative I effect. तो ये था आपका डेफिनेशन पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट। अब पढ़ लेते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। नाउ
अब हम करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट बेटा जो हमारी रिएक्शन होती हैं, जितना भी रिएक्शन है हमारा, उसमें ये सारे के सारे काम आने वाले हैं जो हम मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें काम करता है। तो इसमें कैसे काम करता है भाई, R और ये Cl ऐसे लिखा होगा आपको, या RH लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, आपको ये कैसे पता चलेगा ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये यहाँ पे ये क्या है, ये अब यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पॉजिटिव, ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन, अब ये क्या करेगा भाई, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से भाग जाएगा, RNU और प्लस X नेगेटिव, ये रिएक्शन हुई है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आपको पता होगा भाई न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल अपना हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आ रहा है, ये सब इन इफेक्ट से ही पता चलना है आपको। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेने हैं आपको, कौन नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव, तो ये इफेक्ट यहीं पे ही काम करने हैं बेटा, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। अब हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेनली आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ रेजोनेंस में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या हुआ था आपका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिग्मा मतलब जो सिंगल बॉन्डेड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आपके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा आपका, ये देखिए पॉजिटिव ई इफेक्ट कब होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जान गए हो आप, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या है ये, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटे, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं। तो ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन ही काम आता है आपके। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, साइड से ओवरलैप करते हैं, साइड से ओवरलैप करेंगे। पी ऑर्बिटल होता है इनका, ये पी ऑर्बिटल ऐसे होता है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये साइड से ओवरलैप करेगा ऐसे। तो साइड से ओवरलैप करेगा तो ये लूजली बॉन्डेड होता है। क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होगा। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। ठीक है, ये चीज मेन है ध्यान देने की। अब बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी एक जा सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके साथ अटैच है। ये मेनली यहां से कोई भी अब जा सकता है। ठीक है, ये आपका जो काम आता है, ये मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ में काम आती है ये चीज, जब मैकेनिज्म करेंगे आपके हम। तो ये क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया भाई, तो इसमें से मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इसके पास ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये देखना है आपको। तो इस पे तो आ गया पॉजिटिव, सॉरी इस पे तो, इससे तो ये इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इससे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया। और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इससे तो ये इलेक्ट्रॉन्स गया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कौन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कौन है, जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, वही दो इलेक्ट्रॉन्स है ये। ठीक है, और इस पे क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स ये गया है। तो इस टाइप का जो इफेक्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड का ड्यू टू द इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन का भी पार्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है बेटा, ये कोई भी हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होगा। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब पाई बॉन्ड उनके बीच में होगा जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। याद रखने का तरीका बताता हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये ई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। तो इस ई को और इस ई को ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे। इसी का मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी का मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं,
ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ये हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वैसे ही शिफ्ट हो गया था, अभी तो ये बॉन्ड ये न्यूक्लियोफाइल के जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उससे बना है, ठीक है। अब ये है O और ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव है ये वाला। तो इस टाइप का जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ये था पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये क्या है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये क्या है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक बार फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जो किसकी इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये पाई बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो इनमें इन दोनों में से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके पास से भी जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास से नहीं जाएगा उसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स लेके। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये क्या था आपका प्लस ई इफेक्ट था, क्या था ये प्लस ई इफेक्ट था, ठीक है, ठीक है। और माइनस ई इफेक्ट क्या होता है भाई, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट में कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे, मतलब जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस होगा, वो फिर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल आया, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया, ये अटैक किया, इससे बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव हो गया। तो इस टाइप के वैसे तो रिएक्शन आगे भी होनी है ये, लेकिन इफेक्ट समझाने के लिए इतना ही होना है, ठीक है। तो अभी ये इतना ही रखिए, ठीक है। ये आपके मैकेनिज्म का भी पार्ट है, ठीक है, एडिशन और ये आपका एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसी में ही लिंक देख लेना मेरी उसमें, ठीक है, वीडियो में, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको साफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले। नाउ दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें क्या होता है बेटा, रेजोनेंस, पहले तो रेजोनेंस समझिए क्या होता है। रेजोनेंस होता है आपका एक सिंगल लेवी स्ट्रक्चर है, डू नॉट गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स, तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, कितने टाइप से जो है पाई बॉन्ड वहां पे शिफ्ट हो सकता है। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनेगी शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड की, तो उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मैं रेजोनेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इनका ये बताता हूँ ये टाइप कितने का होता है। तो रेजोनेंस का होता है ए सिंगल लेवी स्ट्रक्चर डू नॉट गिव complete information about the molecules, so we draw the more resonating structure, that phenomena is known as resonance, ठीक है। तो रेजोनेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या कहता है वो सुनिएगा ध्यान से। प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट आता कब है ये भी सुन लीजिए, और माइनस आर इफेक्ट आता कब है ये भी सुन लीजिए। तो प्लस आर इफेक्ट आता है बेटा जब भी कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है चेन को, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस आर इफेक्ट आ जाएगा। जैसे प्लस आर इफेक्ट मेनली कौन शो करता है, मैं इसको मेनली रेजोनेंस का फिनोमिना बेंजीन पे ही काम करता है, तो इसी पे ही ज्यादा बताते हैं हम, ठीक है। OH ले लेते हैं। अब ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे डोनेट कर दिया भाई इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इसको डोनेट करेगा, क्लियर है, ठीक है। और माइनस आर में क्या होता है, इसका पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। माइनस आर में इफेक्ट में क्या होगा, इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस आर इफेक्ट में कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होगा ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, डायरेक्टली लोन पेयर वाला बेंजीन रिंग से नहीं अटैच होगा, यहाँ पे डायरेक्टली लोन पेयर वाला बेंजीन रिंग से अटैच है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। तो होगा क्या क्या और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये क्या कर रहा है भाई, डायरेक्टली अटैच है तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, इसने आगे फॉरवर्ड कर दी,
तो एक और स्ट्रक्चर बन गई। मैंने अभी अभी बताया था जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस पे यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे आपके। ठीक है, ये मैं रेजोनेंस समझा रहा हूँ मेनली आपको, ये रेजोनेंस समझना बहुत जरूरी है। आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो उसके लिए जानना जरूरी है। तो ये बेटा जैसे ही ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड, इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया। अब बेटा इस कार्बन को हो गई दिक्कत, इस कार्बन ने क्या, क्योंकि इसके साथ ये हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन भी है बेटा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन अब देखो जैसे ये पाई बॉन्ड बना लिया, ये पाई बॉन्ड बनाया यहाँ पे, तो अब ये 5 से कनेक्ट हो गया, लेकिन कार्बन का कैपेसिटी केवल 4 से ही कनेक्ट होने का है। तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा और आगे भेज देगा। यहाँ पे ये आगे भेज दिया इसको, यहाँ पे था ये पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, जब भी ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन को समस्या हो गई, तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और आगे भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लोन पेयर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, पाई बॉन्ड वाले लोन पेयर बन जाएंगे और ये लोन पेयर ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था ये आपका, तो ये है आपकी रेजोनेंस। ठीक है, अब लास्ट है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएंगे भाई, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है इसने। तो जो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया इसने, ये चीज है। तो ये थी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या पता चला है भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ऑर्थो, पैरा और मेटा समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे ये फिनोल था आपका और यहाँ पे ये बॉन्ड थे आपके, तो ये फर्स्ट कार्बन, क्योंकि इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो जो सेकंड पोजीशन है ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन। थर्ड पोजीशन ये कौन सी होती है, हमारी मेटा पोजीशन होती है। जो फोर्थ पोजीशन होती है ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये पैरो में है तो पैरा हो गया, ये मिड में आ गया तो मेटा हो गया, ये 1 ऑन पहला आ गया तो आपका 1 में होता है ना ONE, O से ऐसे याद कर लेना। मिड में क्या होता है, ये M हो गया, मिड में हो गया तो ये मेटा हो गया, ये पैरा पैरो में हो गया। ठीक है, पैरो में हो गया ये, तो ये पैरा हो गया, ऐसे याद कर लेना। फिर सामने वाला वही होता है, तो ये क्या हो गया आपका मेटा हो गया और ये क्या हो गया आपका 6 है, तो ये क्या हो गया, ये सामने वाला ऑर्थो ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ी है बच्चों, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, ये कौन सी है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, जब भी कौन जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहा है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों करेगा, देखो पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई यहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो गए, विड्रॉ कर लिए, इसने चेन से क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। जब चेन से विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या कर रहा था, चेन को दे रहा था इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से क्या कर रहा है, विड्रॉ करे। जब विड्रॉ करेगा चेन से तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आर इफेक्ट हो जाएगा। जब चेन को देगा इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव आर इफेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये यहाँ से खींच लिया इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जब खींच लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और चले गए इसके पास, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बना डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। क्यों चला गया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन्स गया इस कार्बन के पास और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये बन गया डबल, सॉरी यहाँ पे नहीं,
नीचे बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, किसका कार्बन है, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन गई आपकी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको ऐसे दिखा दो क्योंकि इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, तो इसलिए इसको दोनों तरफ एरो से दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये थे ही पहले से ही। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे भाई डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव को खत्म करेगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव को खत्म करेगा तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन गया, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये C और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये हमारा फिर से क्या आ गया, एक नेगेटिव आ गया यहाँ पे H, ये तो नेगेटिव था ही यहाँ पे। अब क्या हो गया भाई, अब इस कार्बन को परेशानी होगी, तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला जाएगा। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट होते रहते हैं, यही रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया, तो अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे था ही बेटा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये लोन पेयर थे ही आपके, H अटैच था। एक मिनट, एक गलती करके जा रहे हैं हम, ये H इसके साथ नहीं है बच्चों, ये H इसके साथ है, कार्बन के साथ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हुए चले हम, इसको सही कर लेना, ये H इसके साथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड बनता जा रहा है, ठीक नहीं, यहाँ तो नहीं है, डबल बॉन्ड नीचे ही बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से तो निकल गया था डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब क्या होगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड और दिखा दो यहाँ पे। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। इसके पॉजिटिव को खत्म करने के लिए जो ये नेगेटिव आ रहा था, ये नेगेटिव वाले ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, फिर से डबल बॉन्ड बन जाए। नेगेटिव दिखाओ या लोन पेयर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, एक ही बात है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये पाई बॉन्ड बना लिया बेटा, और जब ये इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, ये यहाँ पे आ चुका है। और ये वाले ये नेगेटिव वाले, या इनको लोन पेयर दिखा दो यहाँ पे ऐसे, या इसको नेगेटिव दिखा दो, एक ही बात है। यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे अब क्या बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H था ही इसके पास, मतलब वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड की लोकलाइजेशन रहेगी, जो लोकेशन रहेगी, वो अलग अलग रहेगी बस, ठीक है। तो इसमें भी क्या बनी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें मेन बात क्या आई भाई, ऑर्थो पे और पैरा पे चार्ज कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, जब पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे है, तो ज्यादा कहाँ है, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये क्या होगा, मेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, जब भी कोई ये ऐसा होगा तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा। और फिनोल में कहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, फिनोल में ऑर्थो से और पैरा से सब्स्टिट्यूशन होगा। अब बात आ जाती है किस किस में होगा ऑर्थो और पैरा से, ठीक है। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये ऑर्थो से हाइड्रोजन जाएगा और पैरा से हाइड्रोजन जाएगा। अब बात आ जाती है सर कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जहां पे ऑर्थो पैरा से जाएगा और कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें मेटा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, जो भी डायरेक्टली नहीं जुड़ा है इसके साथ, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं वो सुन लीजिए, जिन से ऑर्थो और मेटा से जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ ये ऐसे, और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ठीक है, अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो हो जाएगा आपका हेलोएरिन्स, ये भी है। हेलोएरिन्स में बेटा यहाँ पे X लिख देता हूँ मैं, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। मेनली यहाँ पे X का मतलब लिया जाता है वैसे क्लोरीन और ब्रोमीन से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाता है इसके बाद और कौन हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है जो आपका इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं एनिसोल, कॉमन नेम है। और ये ईथर ग्रुप है, यहाँ पे ईथर ग्रुप में भी यहाँ पे ऑर्थो और पैरा से ही जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों, क्योंकि लोन पेयर वाले डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे भी लोन पेयर है बेटा इनके पास। अगर जो लोन पेयर डायरेक्टली अटैच होगा
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अगर जो लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं जिनमें मेटा पोजीशन से ही जाएगा, या आपके सारे के सारे कार्बोनाइल ग्रुप ले लो बेटे, सारे के सारे, ये OH लिख लो क्योंकि एल्डिहाइड वाला तो किया ही है हमने। ठीक है, और ये ले लो आपका C डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन ग्रुप ले लो। ठीक है, यहाँ से आप और भी ले सकते हो, बहुत सारे होते हैं वैसे तो कार्बोनाइल ग्रुप वाले। एसिड क्लोराइड ले लो। ठीक है, एक थोड़ा सा जो अलग है वो मैं बता देता हूँ, NO2 ले लो। NO2 में क्या होता है बेटा, ये नेगेटिव होता है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव है। अब ये लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच नहीं है वैसे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, वहाँ पे नेगेटिव चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, एक दो जगह एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किस पे है, आपका एनिसोल में एक्सेप्शन है। वैसे तो एनिसोल में ऑर्थो और पैरा ये इस पे भी जाता है, लेकिन एनिसोल हो गया आपका। अब एनिसोल में ये एनिलीन है। एनिसोल में ये एनिसोल होता है, कॉमन नेम है ये बेटा। एनिलीन में क्या होगा, वैसे तो ऑर्थो और पैरा से होगा, लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी तो मेटा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा। वो एक अलग चीज है, वो मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा अमीन तो बताऊंगा। ठीक है, तो अब जो है आपको समझ में आ गया कहां कहां से ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन होगा और कहां कहां से मेटा से होगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन ज्यादा किया क्योंकि ये आपका जो मेरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाली जो वीडियो है उसमें बहुत हेल्प करेगा ये, और आपकी बहुत सारी रिएक्शन आएंगी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा किया है इसको। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ बेटा इसका अब लास्ट टॉपिक आ गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का लास्ट टॉपिक आ गया, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। इसमें क्या कहता है हाइपर कंजुगेशन में, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, मैंने बोला था बेटा इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग होगा किसका, आपका। तो इसमें जो है हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा बेटा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा। क्यों होता है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाने ही जाने हैं। अब ये शिफ्टिंग होता किससे है ये भी जानना जरूरी है। इसमें अल्फा कार्बन से होगा शिफ्टिंग, किससे होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, ये मेन बात है, ध्यान रखना। अब ये बनती कैसे है, सुनिएगा ध्यान से। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव को खत्म कौन करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके और इस H को हवा में छोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये C और यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया ये वाले से। ठीक है, और इस पे क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया बेटा यहाँ पे, और ये H और ये H इसके साथ ही है। अब ये H ना जाके ये वाला H चला जाए भाई यहाँ पे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये H तो यहीं पे ही है और यहाँ पे ये H पॉजिटिव बन जाएगा ये वाला H, तो यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, CH2 रहेगा, सॉरी CH2 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है ये भी चला जाए यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही अल्फा, ये तीनों ही अल्फा है, कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे कितनी ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनी बेटा, यहाँ पे बनी आपकी 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनी। क्यों बनी 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, क्यों बनी भाई 3, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों बनी 3, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन के पास, तो जितना ज्यादा अल्फा कार्बन उतने ही अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में 3 ये हमारी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन अगर जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा तो क्या होगा भाई, सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है भाई, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों,
इसके पास 3 तो ये हो जाएंगे और 3 ही हो जाएंगे, मतलब 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी इसी तरीके से शिफ्टिंग कर करके। और फिर क्या करते हैं, टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन में क्या होता है भाई, यहाँ पे 3 ये आपके जुड़े हुए होंगे 3, तो 3 अल्फा कार्बन जिनके पास है अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी 9। यहाँ पे कितनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर 6। यहाँ पे प्राइमरी में कितनी है आपकी 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 1 2 3, ठीक है। तो ये चीज है, तो जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, या वो इंटरमीडिएट उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी पता चलती है हमें, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम 2 तरीके से देखेंगे, एक तो देखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट से और एक हाइपर कंजुगेशन से। अभी मैं ये समझाऊंगा अभी आपको। तो ये हाइपर कंजुगेशन से तो आपने देख लिया कैसे कैसे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनती है। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, शिफ्टिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, ये किसका, अल्फा कार्बन का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और ये आपके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ अब हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा हम, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। तो कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, मैंने अभी अभी बताया था, कार्बोकैटायन होता है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन हो जाता है। कार्बोएनायन क्या होगा भाई, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बो एनायन हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 आ जाएंगे, कार्बन से 2 अटैच हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा, टर्सरी। ये सेकेंडरी और ये टर्सरी कार्बो एनायन। तो ये चीज है, ठीक है। ऐसे ही फ्री रेडिकल होंगे। फ्री रेडिकल में क्या होगा भाई, ये फ्री रेडिकल है, अगर जो एक ही से ही अटैच होगा, ये फ्री रेडिकल दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये प्राइमरी एक ही कार्बन से अटैच होगा, ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन तो प्राइमरी हो गया। और अगर जो ये 2 से अटैच होगा, फ्री रेडिकल वाला कार्बन कितने से अटैच होगा, 2 कार्बन से अटैच होगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर जो वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका टर्सरी हो जाएगा, ये टर्सरी हो जाएगा, ठीक है, ये टर्सरी हो गया। तो इसे क्या, ये टर्सरी हो गया। तो ये था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और ये चीजें। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकी 2 चीजें देखी जाती है, एक तो स्टेबिलिटी देखी जाएगी और एक इनकी रिएक्टिविटी देखी जाएगी। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है और रिएक्टिविटी, देखो बेटा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा, और जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसलिए जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया बेटा। अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बना कैसे, उसके पीछे 3 फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। मेनली प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के लिए तो ये 2 फैक्टर काम करते हैं। और इसमें ये कब देखा जाएगा, जब एक क्या होगा, बेंजीन रिंग वाला दे दिया जाएगा आपको और एक विदाउट बेंजीन रिंग वाला जिसमें डबल बॉन्ड दिया जाएगा। तो बेंजीन रिंग वाले में ज्यादा बनती है, जैसे मैं इसमें बता देता हूं, ये मेनली किस में देखा जाएगा, जैसे ये CH पॉजिटिव है और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, ये रेजोनेंस और एक ये रेजोनेंस शो करेगा, डबल बॉन्ड और ये CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एक ही। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। दैट्स व्हाई ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस वाला फंडा इसमें लगेगा, एक तो बेंजीन वाले में, एक विदाउट बेंजीन वाले में। ये 2 किस में लगेंगे, ये आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जब पूछा जाएगा तब लगेंगे। तो मेनली 3 फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं किसको, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। अब हाइपर कंजुगेशन तो अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है तो उसी में ही बताया गया था भाई, ये जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये प्राइमरी है आपका, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो टर्सरी कितनी बनाता है भाई, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास।
इसके पास कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके पास कितने हैं भाई 3 अल्फा, तो ये 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये टर्सरी वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोर लिखा गया है। अब प्लस आई इफेक्ट काम करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज कब कम हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आपको पता है CH3, ये हमेशा याद रखना बेटा, CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे 2 CH3 हो गए, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इस पॉजिटिव को करेक्टर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये कम कर देंगे तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्टिविटी इसने क्या कर दी, कम कर दी। इस अल्काइल रिएक्टिविटी कम कर दी तो स्टेबिलिटी क्या कर दी, ज्यादा कर दी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा भाई, टर्सरी हो जाएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे कम हो, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर लगभग इन्होंने खत्म ही कर दिया, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लिखा गया है टर्सरी में, ठीक है। रेजोनेंस का भी बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट भी बता दिया, और हाइपर कंजुगेशन भी बता दिया मैंने। हाइपर कंजुगेशन मतलब जितनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 3 बनाया तो ज्यादा स्टेबल हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कार्बोकेटाइन पे, जिसकी वजह से उसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो कम हो जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन वो इजिली नहीं दे पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये हो गया, ठीक है। रिएक्टिविटी आपको पता ही चल गया, स्टेबिलिटी का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो उल्टा होगा भाई, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन का उल्टा होता है। तो इसमें क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया बेटा, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें प्राइमरी कम था, इसलिए इसमें प्राइमरी ज्यादा हो गया, कार्बोएनाइन है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा होता क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट ले सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसको रिएक्टिव ज्यादा कर देगा यहाँ पे, तो जो जितनी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको रिएक्टिव उतना ही ज्यादा कर देगा, तो टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आ गया टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव हो गया तो टर्सरी स्टेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेनली इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है इसके अंदर। फ्री रेडिकल जो है बिल्कुल एज इट इज किसके जैसा होता है, कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है। जो भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर शो करता है वही फ्री रेडिकल करता है। यहाँ ऊपर ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर बता रखे हैं बेटा मैंने, और नीचे ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर बता रखे हैं। ऐसा होता क्यों है, देखो बेटा, मेनली जो भी फ्री रेडिकल होता है वो अपने आप को क्या करने की सोचता है, स्टेबल करने की। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये चाहिए, तो ये क्या है, डेफिशिएंट हो गया ना, बॉन्ड बनाने के लिए डेफिशिएंट हो गया। दैट्स वाई क्या है, डेफिशिएंट कौन है, कार्बोकेटाइन है मेनली, और ये भी डेफिशिएंट हो गया। मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा रिएक्टिव, ठीक है। मतलब लेस स्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिव लेस हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज काम कर जाएंगे, ये वाली चीजें काम कर जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट काम कर जाएगा आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्सरी मोर स्टेबल हो जाएगा, देन सेकेंडरी मोर स्टेबल, देन प्राइमरी। और स्टेबिलिटी ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ये था आपका हमारा पूरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का ये हमारा सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, अभी मैं साइड में हो जाऊंगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे चैनल पे सारे के सारा LK विद्या मंदिर चैनल है, इस पे सारा का सारा वीडियो आपका डाला गया है। आपका जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। इनके नोमेनक्लेचर की वीडियो है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये बहुत काम आएगी, क्योंकि 12th क्लास के अंदर कितना है आपका 45% जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, 12th वाले बच्चों के लिए भी और 11th वाले के बच्चों के लिए भी। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और जो भी चीज़ आपको दिक्कत में लग रही है या कोई अच्छा कमेंट करना चाहते हो या अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करो, जो दिक्कत में है वो भी कमेंट करो, ठीक है, ताकि हम अपने और इम्प्रूव कर सके अपने वीडियोज़ को, ठीक है। और आपके कमेंट से और आपके लाइक सब्सक्राइब करने से और लाइक से हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए